हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को। तो आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासन था और साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कला और स्थापत्य था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्चर से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम अप्रॉक्स 25 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक तो क्वेश्चन अगर आपको बोनस की तरह मिल जाए तो भी परेशान नहीं होना, वो आपके लिए बेनिफिशियली होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अप्रॉक्स हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन किससे संबंधित होगा? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासन व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो उनका कला और स्थापत्य था, उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्योंकि नहीं माना, क्यों नहीं माना? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्मतज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सुल्तानों ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। ये एक प्रश्न आया है IAS प्री 2002 में, ये प्रश्न आया था। तो देखिए, बर्नी जो था, जिसने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, उसका कारण था ए, यानी कि जो अधिकतर जो आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, आपको पता है जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख़ फिरोज़शाही और फतवा जहादारी जैसी पुस्तकों की रचना किया था, इसने उस समय के जो समाज था उसके बारे में बताया। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो तुर्क आए जब भारत में, तो एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे और यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी थी वो क्या थी? हिंदू आबादी थी। और अगर वो किसी भी तरह से यहाँ की जनता पे अपने धर्म को थोपने की कोशिश करते या लोगों का यहाँ पे धर्मांतरण करने का प्रयास करते, तो उनके खिलाफ क्या हो जाता? विद्रोह हो जाता। तो इसीलिए जो ज़्यादातर जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनके अधीन जो जनता थी वो ज़्यादातर हिंदू ही हुआ करती थी। और आपको ये भी पता है, जब मैं गुलाम वंश पढ़ा रही थी तो गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने क्या बोला था? इल्तुतमिश का एक स्टेटमेंट है कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम करना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह का दारुल हर्ब यानी कि हिंदुओं की भूमि को इस्लाम की भूमि में बदलना, ठीक है, दारुल इस्लाम में बदलना नामुमकिन, अगर वो इस तरह का प्रयास करता तो भारत में उनके खिलाफ क्या हो जाता? विद्रोह हो जाता। और फिर क्या होता? उनका यहाँ पे टिकना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक शासक को अपना प्रशासन चलाना है, अपने शासन व्यवस्था को चलाना है, तो जनता का सहयोग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही कारण है कि जो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा कि जो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी वो वास्तव में इस्लामी नहीं थी, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी थी या वो क्या थी? इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। और शासकों ने एक यही शर्त रखी थी, जो मुस्लिम शासक थे, या तो जजिया कर दो। जजिया कर वो होता था जो गैर मुसलमानों से लिया गया कर होता था, और अगर वो जजिया कर नहीं देते थे तो उनका यही कंडीशन होती थी, या तो जजिया दो या तो फिर इस्लाम कबूल करो। तो इस तरह का वो जो शासक थे इस तरह की चीज़ें अपनाया करते थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ठीक है, यहाँ पे अमीर फ्रेंड ये मत समझना जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे वो अमीर होंगे। यहाँ पे अमीर वो होता था जो दरबार में जो विशेष पदों पे जो बैठता था, ठीक है, जिनको प्राय जो था प्रभावशाली पद दिए जाते थे, वो अमीर कहलाते थे। और सुल्तान वो होता था जो शासक होता था। आप देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो शासक हुआ करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। और यही जब आगे जब आप मुग़ल देखेंगे ना, तो मुग़ल के शासकों को क्या कहा जाएगा? बादशाह कहा जाएगा। ठीक है, ये भी सब इंपॉर्टेंट होता है, ये सब ध्यान लिया करिए। ठीक है, तो वो किस में थे? तुर्क थे, मंगोल थे, तातार थे या फिर अरब थे? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ये तुर्क थे। जो अधिकांश अमीर और सुल्तान होते थे वो कहाँ के थे? वो प्राय तुर्क थे। और अमीर क्या होते थे? जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी उसमें एक प्रभावशाली पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति होता था उसी को तुर्क कहते थे। ये UPPSC प्री 1991 में ये प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारे कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें सही कथनों को देखना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड पहली बात जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखा जाए
तो केवल ए सही है। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, जो राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली के प्रभारी जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, आमील कहा जाता था। ठीक है, आमील कहा जाता था। और ये क्या होता था, जो खालसा जो भूमि होती थी, खालसा जो राज्य के अधीन जो भूमि हुआ करती थी उससे जो राजस्व वसूल करने का कार्य कौन करता था, आमील करता था। ठीक है, और उसके द्वारा जो राजस्व जो एकत्रित किया जाता था, यानी आमील के द्वारा जो राजस्व एकत्रित किया जाता था वो डायरेक्ट केंद्रीय खजाने में जाता था, यानी कि शासक के खजाने में जाया करता था। बात कर लें इक्ता प्रणाली की फ्रेंड, तो इक्ता प्रणाली जो है ये देसी संस्था नहीं है। इक्ता प्रणाली जो प्रथा थी, जो परंपरा थी, जो शुरू हुई थी वो पश्चिमी एशिया से शुरू हुई थी। और पश्चिमी एशिया में भी माना जाता है ईरान से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रथा शुरू की गई थी ईरान से शुरू की गई थी। भारत में देखा जाए तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहला इक्ता दिया था वो किसको दिया था फ्रेंड, इल्तुतमिश को दिया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, भारत में जो इक्ता व्यवस्था था, इक्ता प्रणाली को अस्थायी बनाया था। इक्ता प्रणाली फ्रेंड क्या होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए कि जो सैनिकों को जो नगद वेतन के स्थान पे जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिससे वो अपने राजस्व को प्राप्त करें, उसी को क्या कहता है, इक्ता प्रणाली कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो इक्ता प्रणाली है वो देसी संस्था नहीं है बल्कि वो पश्चिमी एशिया में इसका उद्भव हुआ था। कहाँ पे, ईरान माना जाता है। ठीक है, तो हमारे ये तो गलत हो गया, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया। मीर बख्शी का फ्रेंड पद देख लीजिए। मीर बख्शी का पद जो होगा, आप मुगल काल जब पढ़ेंगे ना तो मुगल काल में मीर बख्शी का पद का उद्भव होगा। और ये खिलजी सल्तनत काल में अस्तित्व में नहीं आया था, ये मुगलों के काल में अस्तित्व में आया था। और मीर बख्शी जो होता था वो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन याद रखिएगा मुख्य सेनापति नहीं होता था। जब हम मुगल पढ़ेंगे ना तो मुगलों में जो मुख्य सेनापति फ्रेंड होगा वो बादशाह होगा। ठीक है, तो जो मुख्य सेनापति होता था वो कौन होता है, बादशाह होता था। और जो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था वो होता था मीर बख्शी होता था। और इसके कार्य क्या होते थे मीर बख्शी के, तो भाई सेना, जब युद्ध के समय जो सेना का नेतृत्व तो बादशाह कर रहा है, तो मीर बख्शी का कार्य क्या होता था, मीर बख्शी का कार्य होता था सेना में सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया लिखवाना, उनको रसद हथियारों की आपूर्ति करना, सेना में उनके अनुशासन बना रहे इसकी देखरेख, इसका निरीक्षण परीक्षण करना। और साथ ही साथ फ्रेंड जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था का जो संचालन का कार्य किया जाता था वो भी किसके द्वारा किया जाता था, मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा मीर बख्शी जो पद है वो मुगल काल में अस्तित्व में आया और ये सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन मुख्य सेनापति नहीं होता था, क्योंकि मुख्य सेनापति कौन होता था, आपका बादशाह होता था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। कौन सी नहीं है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है, राजस्व एकत्रित करता था इक्ता प्रणाली के माध्यम से, क्योंकि जो सुल्तान था वो अपने सैनिक और गैर सैनिकों को जो वेतन के रूप में, नगद वेतन के स्थान पे जो भूमि देता था उसी को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, सियासतनामा को जो लिखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसने लिखा था, तो ये लिखा था अबू अली हसन निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क लिख लिया करिए इसको देख करके, जैसे अबू अली हसन, अबू अली हसन, ठीक है, निज़ामुल मुल्क लिख लीजिए आगे। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सियासतनामा, उसी में हमें इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत मिलता है। ये भी सही है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि जो खालसा भूमि से जो राजस्व एकत्रित किया जाता था वो सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। खालसा भूमि फ्रेंड वो होती थी जो राजा के अधीन आती थी, और राजा अपने दासों के द्वारा, अपने प्रशासनिक वर्गों के द्वारा उस पर कृषि कार्य करवाता था, और उससे जो प्राप्त आय होती थी वो डायरेक्ट केंद्रीय खजाने में जाती थी। और जो खालसा भूमि, जो सर्वाधिक जो खालसा भूमि फ्रेंड आएगी वो जब हम खिलजी वंश में हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक खालसा भूमि रहती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सी। ठीक है, लास्ट का भी देख लेते हैं कि इक्ता मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है,
सैनिक रखना पड़ता था। और वो जब सैनिक जो होता था, जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी, जब सुल्तान को आवश्यकता पड़ती थी, तो सुल्तान को ये सैनिक सहायता देते थे, अपने सैनिकों को भेजते थे, अपने घुड़सवारों को भेजते थे। तो ये इनका कार्य होता था, राजस्व एकत्रित करना, और जब भी आवश्यकता पड़े सुल्तान को सैनिक सहायता देना, सैनिक भेजना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है। फ्रेंड, मेरी थोड़ी स्पीड होगी ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। अगर मैं बहुत स्लो हो जाऊँगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो भी आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा कॉपरेट। और मैं ये मान के चलती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो डैट मीन्स आपने क्लास किया होगा, ये मान के चल रही हूँ। अगर आप लोग क्लास किए होंगे ना तो इस चैप्टर को बहुत बेहतर समझेंगे, और अगर नहीं भी किए तो भी बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, स्पीड हो गया तो थोड़ा आप एडजस्ट करना। ठीक है, थोड़ा स्लो करके देख लेना, इसलिए क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराने की कोशिश करती हूँ। मेरा मेन मोटो यही रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है। ठीक है, कौन सा हमें सही, यानी कि बाकी 3 गलत है, एक कोई सही है। दीवाने बंदगा फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड, हमारा पहला ही सही है कि दीवाने बंदगाह की जो स्थापना किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह। इसको कहा जाता है गुलामों का बहुत शौक था, ये गुलामों को रखने का बहुत शौकीन था। इसके समय में बहुत ज़्यादा गुलाम रहते हैं, और इसलिए इसने गुलामों के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया जिसका नाम था दीवाने बंदगा। और कहा जाता है इसके समय में 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। और इसने अपने शासनकाल में गुलामों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि गुलामों का जो व्यापार होता था, उनकी जो खरीद बिक्री होती थी, उसको इसने प्रतिबंधित कर दिया था। इसने गुलामों के निर्यात पे पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। ठीक है, तो सर्वाधिक जो गुलाम हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ करते थे, 1,80,000 लगभग गुलाम माने जाते हैं। और इसने उन गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी जिसका नाम था दीवाने बंदगा। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि दीवाने जो मुस्तखराज है वो बलबन के समय बनाया गया था। नहीं फ्रेंड, दीवाने मुस्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे राइटिंग वाइटिंग ना ठीक नहीं हो पाती है, बोलती हूँ, लिख लिया करो। ठीक है, तो ये मुस्तखराज जो थे वो क्या होते थे, एक्चुअली ये जो राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था ना, वही क्या कहलाता था, दीवाने मुस्तखराज कहलाता था। इसका कार्य क्या होता था, जो बकाया भू राजस्व होता था उसकी ये वसूली करता था, और साथ ही साथ जो राजस्व व्यवस्था में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हो गया है या लूट खसोट हो रही है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य, उसको समाप्त करने का कार्य कौन करता था, दीवाने मुस्तखराज। और याद रखिएगा, हमने बताया था जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उसकी बाजार नीति व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, इवन वेल्स में भी क्वेश्चन आता है। तो उसके समय में ये जो व्यवस्था थी, ये जो दीवाने मुस्तखराज जो कार्य करता था वो यही देखता था जाकर के कि कोई जो शासक है, जो बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यापारी लोग हैं वो किसी तरह की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, समय से राजस्व जो वसूली करके तुरंत वो जमा कर रहे हैं कि नहीं राज्य के खाते में, तो वो कार्य दीवाने मुस्तखराज किया करता था। दीवाने कोही फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, दीवाने कोही देखा जाए तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। और दीवाने कोही होता था कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग को दीवाने कोही, दीवाने अमीर कोही भी कहीं लिखा रहता है तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। और ये कार्य क्या करता था, ये विभाग जो कार्य करता था वो कृषकों के संकट के समय में उनको जो ऋण देता था, उनको जो प्रत्यक्ष सहायता देता था, वो कौन सा कार्य, वो कौन करता था, वो दीवाने कोही विभाग के द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसी में तकावी ऋण की भी व्यवस्था की थी। तकावी जिसे क्या कहा जाता था, सौंधार। ठीक है, सौंधार ऋण भी किया जाता है। तकावी ऋण होता है फ्रेंड कृषि ऋण, किसानों को ऋण देता था, प्रत्यक्ष सहायता देता था, और फिर ये जो किसान होते थे वो अपने क्षेत्र में कृषि कार्य वगैरह किया करते थे। तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था, एक कृषि विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज देख लेते हैं फ्रेंड। दीवाने अर्ज जो था वो मोहम्मद तुगलक के समय में नहीं बनाया गया था। दीवाने अर्ज एक सैनिक विभाग था और इसकी जो समय था वो बलबन के समय में। ठीक है, बलबन
बलवन के समय में देखा जाए, उसके समय में ये जो मंगोल आक्रमण हुआ करते थे, उन मंगोल आक्रमणों से अपने क्षेत्र के, अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए इसने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, जो एक सैनिक विभाग था। और इसका प्रमुख क्या कहलाता है फ्रेंड? आरिज ए मुमलिकर, ठीक है, आरिज ए मुमलिक, ये भी ध्यान रखिएगा। आरिज ए मुमलिक दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था, ठीक है, बलवन के समय बनाया गया था और ये एक सैनिक विभाग होता था। तो हमारा हो गया, यानी कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज, हाँ सही है, दीवाने मुस्तखराज है आपका अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज हो गए आपके बलवन, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमिलित नहीं है? यहाँ पे हमें नहीं निकालना है। दीवाने मुस्तखराज अभी हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना किया था, और ये क्या था? राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो राजस्व वसूली का कार्य करता था, और साथ ही साथ बाजार में जो भ्रष्टाचार और लूट खसोट उसको नियंत्रित करने का कार्य दीवाने मुस्तखराज करता था। दीवाने अमीर को ही फ्रेंड, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय था, ये भी सही है, जो कि कृषि विभाग हुआ करता था। दीवाने खैरात फ्रेंड, ये भी सही है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना किया गया था, जो गरीब लोगों को सहायता देने के लिए ये इस विभाग का इसने स्थापना किया था। दीवाने रियासत जो थी फ्रेंड, दीवाने रियासत की जो स्थापना किया था वो बलवन ने नहीं किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दीवाने रियासत की स्थापना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे स्थापना किया था। ये क्या होता था दीवाने रियासत फ्रेंड? ये होता था वाणिज्य अधिकारी होता था, ठीक है, और एक तरीके से बाजार में ये बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इसके ये क्या करता था? जो व्यापारियों पे नियंत्रण रखता था, और साथ ही साथ जो राज्य के द्वारा जो आर्थिक नियम बनाए जा रहे हैं, उन आर्थिक नियमों को जो लागू कराने का कार्य कौन करता था? दीवाने रियासत करता था। तो इस तरीके से देखें, जो बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख कौन था? आपका दीवाने रियासत, ठीक है, व्यापारी को नियंत्रण, यानी कि देखिए जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़े थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार व्यवस्था को इसने लागू किया था। जो वस्तुओं के दामों को इसने क्या कर दिया था? वस्तुओं के दामों को इसने बिल्कुल नियत कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो ये देख रहा था, तो एक अधिकारी की नियुक्ति किया जो ये देख रहा था कोई ऐसा व्यापारी तो नहीं ना जो वस्तुओं के जो दाम हैं उस पर ऊंचा नीचा कर करके उसको बेच रहा है, या फिर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी कर रहा हो। तो ये सब देखने का कार्य दीवाने रियासत का होता था, और एक तरीके से ये बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो जस्ट हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट आ जाते हैं। ये कृषि विभाग से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी स्थापना की गई थी, और ये क्या करता था? कृषकों को संकट काल में जो प्रत्यक्ष सहायता देने का कार्य करता था, कौन? ये दीवाने अमीर को ही विभाग। चलिए नेक्स्ट है, हमें सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ विभाग दिया है और दूसरा उस विभाग से संबंधित जो कार्य थे हमें वो देखना है, ठीक है। तो देखिए दीवाने अर्ज की हम लोगों ने बात किया था, अभी किया दीवाने अर्ज, जिस विभाग की स्थापना बलवन ने किया था, एक सैनिक विभाग था। देखिए तो हमारा आंसर तो यहाँ से हो गया। चलिए एलिमिनेट करते हैं हम, तो एलिमिनेशन में हमें डी मिल गया आंसर, ठीक है, तो डी मिल गया। तो देखा जाए जो दीवाने रिसालत है फ्रेंड, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। अगर धार्मिक मुद्दों से जो अगर कोई सुल्तान को सलाह वगैरह लेना रहता था और धार्मिक मुद्दों से जो कार्य वगैरह करना रहता था वो दीवाने रिसालत करता था। दीवाने इंसा फ्रेंड, दीवाने इंसा जो होता था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। जो राज्य होते थे जो अपने जो पत्र वगैरह का जो कार्य करते थे उनका जो देख रेख करता था वो कौन करता था? अपना दीवाने इंसा करता था। दीवाने वजारत की फ्रेंड हमने बात कर लेते दीवाने वजारत के बारे में। तो ये दीवाने वजारत जो वित्तीय मामलात से संबंधित जो कार्य करते थे इनके बारे में तो अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने वजारत हो गया वित्तीय मामला से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? देखिए यहाँ विजारत आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड इलबरी फ्रेंड ध्यान रखिएगा कंफ्यूज कर सकता है। हमने गुलाम वंश में हमने आपको अच्छे से समझाया था। देखिए गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वंश चलाया जाता था उसको हम ऐबक वंश कहते थे, ठीक है, कुतुबी वंश। उसके बाद जब उसका दामाद और उसका गुलाम आता है, शासक बनता है, तो वो एक
तुर्क तो रहता ही, लेकिन वो इलबरी तुर्क रहता है, तो उसके शासनकाल का जो समय रहता है उसको हम इलबरी वंश कहते हैं, और ये गुलाम वंश के ही अंतर्गत रहता है। तो अगर गुलाम वंश भी दे दे या इलबरी वंश भी दे दे तो आप ये समझना गुलाम वंश की चर्चा की जा रही है, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे तो बलवनी वंश को भी हम द्वितीय इलबरी वंश कहते हैं। तो तुर्कों की भी अपनी कई शाखाएं होती, तो जो इल्तुतमिश था ना वो इलबरी तुर्क था, इसीलिए उसके द्वारा जो शासनकाल था, उसका जो शासनकाल था उसको हम इलबरी वंश कहते हैं। तो ये उसी से मतलब है। तो चरमोत्कर्ष पे नहीं भाई, इलबरी वंश में अगर देखा जाए द्वितीय इलबरी वंश का जो शासक था ना बलवन के समय में विजारत जो थे ना वो सबसे निम्न उनकी स्थिति हो गई थी, बिल्कुल निम्न बिंदु पे थे उनकी शक्तियाँ। तो ये तो हमारा गलत हो गया। खिलजी, फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको अच्छी तरह पता है कि बहुत ही सशक्त केंद्रीय सत्ता थी, कंट्रोल होता था। किसी भी प्रशासक का ना इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सुल्तान से ऊपर हो जाए, कि एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाए उसकी शक्ति, ये भी गलत। अब हमारे पास दो बचा, तुगलक और लोदी। तो फ्रेंड वैसे हमारा आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश के ही समय में देखा जाए जो विजारत था उसका जो शासनकाल था उसको स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो विजारत जो वजीर या फिर विजारत का जो पद था वो स्वर्णकाल माना जाता है, वो भी खासकर तुगलक वंश का जो शासक है फिरोज शाह तुगलक, इसको FT लिख देते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में विजारत होते कौन थे? विजारत फ्रेंड प्रधान वजीर जो होता था उसी को हम क्या कहते थे? विजारत। अब प्रधान वजीर भाई कौन? जो प्रधानमंत्री होता है ना फ्रेंड उसी को वजीर कहा जाता था, यानी कि राजा के बाद का जो पद होता था, जो प्रधानमंत्री होता था, जो राजा के अनुपस्थिति में राजा के कार्यों को देखरेख करता था, जो राजा को शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा को सलाह वगैरह दिया करता था, वो कौन था? वो आपका वजीर करता था। और प्रारंभ में आप देखेंगे फ्रेंड जब हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो गुलाम वंश के समय में, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, इस समय गुलाम वंश के समय में ये इसकी जो शक्ति थी वो सैनिक प्रधान की हुआ करती थी। लेकिन जब वो 14वीं शताब्दी में जाता है, जब ये तुगलक वंश के समय में आएगा तो इसकी शक्ति जो है ना वो वित्तीय शक्ति के रूप में, यानी कि वित्त विभाग का प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। और जिसके विभाग में वित्त आ जाए, यानी कि जिसके विभाग से जिसके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था आ जाए, वो तो अपना चरमोत्कर्ष पे रहेगा, यानी कि उसके हाथ में सैनिक व्यवस्था भी है, उसके हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था भी। तो वजीर का पद इसीलिए तुगलक काल में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो वजीर था यानी कि जो वजारत था वो गुलाम वंश में एक सैनिक पात्र प्रमुख हुआ करता था। लेकिन जब यही गुलाम वंश में आता है, तुगलक वंश में आता है 14वीं शताब्दी में, तो ये वजीर का पद जिसका कार्य आ जाता है वित्तीय विभाग भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री की भांति ये कार्य करने लगता है, इसलिए इसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तुगलक काल में ही जो वजीर का पद रहता है वो अपने स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न इसको उलट के पूछ सकता है कि वजारत का जो पद था कि किस राजवंश के अंतर्गत जो वजारत थे वो सबसे निम्न बिंदु पे चले गए थे। तो गुलाम वंश के समय में या फिर इलवरी कह लीजिए, द्वितीय इलवरी वंश का शासक बलवन के समय में हमें इनके जो पद सबसे निम्नतम स्तर पे देखने को मिलता है। बहुत वो भी कंट्रोल करता है। बलवन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग इनका व्यक्तित्व था, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता था इनके बारे में पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खरास, खुम्स, उश्र, मुक्तई। तो फ्रेंड्स खुम्स तो निकाल दीजिए, 2 निकाल दीजिए, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, हमारे पास ए या सी निकला, ए या डी में से। तो फ्रेंड खरास भी हो गया, उश्र भी हो गया, मुक्तई भी हो गया, ये सब क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। तो फिर खुम्स क्या है? खुम्स वो कर होता था जो लूट के माल पे लगाया जाता था, ठीक है। जो सैनिकों के द्वारा जो लूटा जाता था माल वगैरह, सैनिक जब किसी दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण करते थे और उस क्षेत्र से जो कुछ लूट करके लाया करते थे तो राज्य उस पर कर लगाता था, जिसको कहा जाता था खुम्स। तो राज्य इस कर का कितना लेता था फ्रेंड? 1/5% या फिर कह लीजिए 20% राज्य खुम्स लिया करता था। यही जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में जाएंगे ना तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 80% वो कर लेने लगा था और 20% खुम्स जो है उन्हीं को दे देता था सैनिकों को। अलाउद्दीन खिलजी भी करता है, मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए करता है, अलाउद्दीन ने तो देखा था अपना स्थायी सैनिक को रखने का उसने प्रथा शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना उससे शुरू किया था। तो नगद वेतन जब उसने देना शुरू किया तो उसने बोला सीधी बात, भैया तुम इतना लेके क्या करोगे कि लूट के भी माल का इतना रखोगे? सीधा है, लूट का माल का 80% मेरे यहाँ जमा करो, 20% खुद रखो, खुद ही मैं नगद तुमको इतना दे रहा हूँ, क्या करोगे इतना पैसा लेकर के? आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी भी यही काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा खुम्स जो होता था लूट के माल का 20% राज्य को दिया जाता था। ये भी पूछ सकता है किसके समय में ये बढ़ जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया। अभी जस्ट हमने बात किया था इक्ता व्यवस्था, जिसकी प्रथा पश्चिमी एशिया यानी कि ईरान से शुरू हुई थी और भारत में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है कि इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। और इक्ता व्यवस्था क्या थी, जो नगद वेतन के स्थान पे जो सैनिकों को भूमि का दिया जाता था उसी को इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न आया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था भाई, चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। फ्रेंड अगर आप लोगों ने सल्तनत काल पढ़ा होगा तो बता दें हम कि जो राज्य था ना फ्रेंड, राज्य था वो प्रांतों में बटा था। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रांत को ये फ्रेंड इक्ता भी कहा जाता था। ठीक है, इक्ता प्रांत जो थे फ्रेंड, प्रांत जो जिलों में बटे थे। ठीक है, जिलों में, यहाँ पे थोड़ा सा जिलों में, और जिला जो था वो शिक में बटा था। शिक जो था परगने में बटा था और परगना जो था फ्रेंड वो गांव में बटा था, यानी कि ग्राम। तो एक तरीके से जो सुल्तनत काल में जो सर्वोच्च इकाई होती थी राज्य की, वो राज्य होती थी, और सबसे निम्न इकाई जो होती थी वो ग्राम होती थी। और हर इकाई में कुछ प्रमुख अधिकारी या प्रशासक वर्ग होते थे जो उस क्षेत्र की शासन प्रशासन व्यवस्था की देखरेख करते थे। ग्राम में 3 अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण थे जो इस गांव के शासन व्यवस्था को देखते थे। एक आपका चौधरी है, हमने बताया था चौधरी, दूसरा आपका हो गया खुद, और तीसरा आपका हो गया देखा जाए तो मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम लिख लिया करो पेज पे। ठीक है, मैंने बोला ना नोट्स लेके साथ में बैठा करो, जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ लिखो। तो ग्राम अधिकारियों के अंतर्गत, ग्राम प्रशासन के अधिकारी अंतर्गत 3 अधिकारी होते थे, चौधरी, खुद और मुकद्दम। और इनका कार्य क्या होता था, गांव से राजस्व को एकत्रित करना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इकाई हो गया फ्रेंड चौधरी। ठीक है, ये तो है नहीं, बाकी रावत, मलिक, पटवारी तो नहीं, चौधरी हो गया। ठीक है, सबसे प्रमुख अधिकारी हो जाता था। और देखा जाए जो चौधरी होते थे फ्रेंड, इनके जो अधीन जो होता था लगभग कितने गांव वगैरह आते थे, जो 100 गांव वगैरह का जो आता था या परगना जो होते थे वो इनके अंतर्गत आया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं कि हमारे आगे के प्रश्न क्या हैं। चल, शर्ब कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो सर्व कर किस पे लगाया जाता था फ्रेंड, सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है, सर्व कर जो होता था वो सिंचाई पर लगाया जाता था, तो इसको हम हाब ए शर्ब भी कहते थे, हाब ए शर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाब ए शर्ब ये किसके द्वारा लगाया गया था फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बहुत उलेमाओं का दबाव था इसके समय में, और इसके समय में कहा जाता है कि इसने अपने समय के लगभग जितने भी अनावश्यक कर थे वो सारे करों को समाप्त कर दिया था। मात्र 4 कर ही ये लेता था, और ये 4 कर कौन थे, खालसा था, दूसरा आपका खालसा भूमि, सॉरी खालसा नहीं था, एक तो आपका जजिया कर था, और दूसरा आपका देखा जाए तो जकात था, तीसरा आपका खुम्स था, और चौथा आप देखें तो चौथा आपका देखा जाए तो आपका खराज था। ये 4 प्रकार के कर लिया करता था कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि तुगलक वंश का शासक ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में पहली बार जो नहर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो नहर निर्माण का कार्य किया गया था वो ग्यासुद्दीन तुगलक के समय किया था। लेकिन सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण होगा वो कराएगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। और इन नहरों से जो राज्य के द्वारा जो नहर निर्माण का कार्य किया गया था, और उस नहर के से जो सिंचाई कार्य अगर कोई किसान करता था तो उसको अपनी उपज का 10वां भाग जो था वो राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि राज्य के द्वारा निर्माण किए गए नहरों पे, जो नहरों का उपयोग करके अगर कोई कृषक अपनी सिंचाई करता है, अपने कृषि का कार्य करता है, तो उसको अपनी उपज का 10वां भाग जो है वो राज्य को कर के रूप में देना पड़ेगा, और जिसको क्या कहते थे, हब ए शर्ब या शर्ब कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके समय में मात्र 4 कर थे, कौन कौन से थे, आपका खराज था, जजिया था, और आपका खुम्स था, और तीसरा चौथा आपका जकात था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जवाबित का संबंध किससे है, जवाबित का संबंध किससे है, राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। तो फ्रेंड बताइए, जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से। ठीक है, राज्य कानून से होता है,
और ये भी कहा जाए जब जवाबित जो था फ्रेंड वो भी फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये गैर मुसलमानों के लिए जो कानून बनाया गया था राज्य की तरफ से, उसी को क्या कहा गया था, जवाबित कहा गया था। तो गैर मुसलमानों के लिए जो कानून बनाया गया राज्य की तरफ से, उसको क्या कहा गया, जवाबित कहा गया। किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। चलिए नेक्स्ट है हदीस एक है। हदीस क्या है, इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कालीन कर है, मनसबदार। मनसबदार तो होगा ही नहीं फ्रेंड। हदीस जो है फ्रेंड एक इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखा जाए इस्लाम के कानून के 4 स्रोत थे, ठीक है, 4 स्रोत हैं। ये 4 स्रोत कौन कौन से हैं फ्रेंड, कुरान है और एक आप हदीस देख ही रहे हो, ठीक है, कुरान हो गया, हदीस हो गया, इज्मा हो गया, ठीक है। इज्मा के बाद जो चौथा आपका हो जाएगा वो कयास है, ठीक है, कयास। कुरान फ्रेंड तो आज पेशेंसली समझ जाओगे, रट्टा नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो देखा जाए जो मैंने क्या बताया कि इस्लामी कानून के 4 स्रोत हैं। ये 4 स्रोत कौन है, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। कुरान क्या होता है फ्रेंड, कुरान जो होता है ये मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। ये तो कुरान आपने सुना ही होगा, ये धार्मिक कानून होता है मुसलमानों का, ठीक है। मुस्लिम कानून का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कुरान होता है। और कुरान के बाद फ्रेंड आता है हदीस। ये कुरान के बाद जो दूसरा प्रमुख स्रोत है मुस्लिम कानून का वो हदीस होता है। और इससे माना जाता है कि जो पैगंबर साहब थे उनके कथनों का और उनके कार्यों का वर्णन हमें हदीस में मिलता है, ठीक है, हदीस में। तो ये देखा जाए तो कुरान के बाद जो दूसरा प्रमुख स्रोत हो गया वो आपका हदीस हो गया। तो फ्रेंड इज्मा क्या हो गया, इज्मा जो था वो इस्लामिक कानून के जो व्याख्या करने वाले जो विधिवेत्ता होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मुजहद्दी, ठीक है, मुजहद्दिद, बहुत इनका टफ नाम है थोड़ा। तो इस्लामिक कानून के जो व्याख्या करने वाले जो विधिवेत्ता होते हैं, जिसे हम मुजतहिद कहते हैं, उनके द्वारा जो कानून की व्याख्या की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इज्मा कहते हैं। एक तरीके से माना ये जाता है कि ये इनका जो कानून होता है वो अल्लाह की इच्छा पर बनाया जाता है, यानी कि जो ये व्याख्या कर रहे हैं वो ये नहीं, जो अल्लाह की इच्छा है उसी के रूप में इसे माना जाता है, किसे, इज्मा को। क्यास क्या हो गया फ्रेंड, सबसे अगर रिलेवेंट देखो तो क्यास है, क्योंकि इसमें जो कानून की व्याख्या की जाती है, जो इस्लामिक कानून की जो व्याख्या की जाती है वो तर्क के आधार पे की जाती है। और यही जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो अकबर के समय में क्यास का ही वो, क्योंकि वो हर धर्मों को जो था वो तर्क के आधार पे हर धर्मों को समझने का प्रयास करता है। तो तर्क जो था, जो तर्कों के आधार पे अगर हम किसी कानून को, इस्लामिक कानून को समझने का प्रयास करते हैं तो वो क्या है, आपका क्यास है, ठीक है। तो हदीस क्या हो गया, इस्लामिक कानून हो गया। समझ में आ गया होगा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही साथ बता दी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। फवाजिल क्या है भाई, अभिजात पर यानी कि नोबल्स को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो फ्रेंड इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ये जो इक़्तिदार थे ना, तो वो जो भूमि पे जो अधिशेष भू राजस्व प्राप्त करते थे उसको जो वो जमा करते थे सरकारी खजाने में, उसी को फवाजिल कहा जाता था, ठीक है। तो अधिशेष जो भू राजस्व है जिसको इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा किया जाता था उसी को क्या कहा जाता था, फवाजिल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से लगाएं, दाम, जीतल, रुपया, टंका। तीसरा तो निकाल ही दीजिए, क्योंकि जब हम सूर्य वंश पढ़ेंगे तो शेर शाह सूरी के द्वारा रुपया चलाया जाएगा, जो चांदी का रुपया होगा। तीसरा निकल गया फ्रेंड, यहाँ से हमारे 2 विकल्प निकल गए, ठीक है। तो वैसे आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। ये प्रश्न आया था यूपीपीएससी प्री 2001 में आया था। तो आंसर यानी कि जीतल और टंका किसने चलाया था, गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रथम शासक था, प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसी के समय में जो सिक्कों पर टकसालों के नाम लिखने की जो प्रथा चलाई गई थी वो भी इल्तुतमिश के समय में चलाई गई थी। टकसाल वो जहाँ से सिक्के जारी किए जाते थे, तो वो कहाँ से सिक्के जारी किए जा रहे हैं, कब जारी किए जा रहे हैं, ये सब लिखना पड़ता था सिक्कों पे। इसकी प्रथा जो चलाई थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसी के समय में जो देखा जाए तो आपका चांदी का टंका था। ये जो चांदी का टंका
ठीक है। चांदी का टंका जो कि कितने ग्रेन का था फ्रेंड, 175 ग्रेन, ठीक है, 175 ग्रेन का। और तांबे का जीतल, ठीक है, तांबे का जीतल पूछता है फ्रेंड, तांबे का जीतल किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए कि जो सल्तनत काल की जो दो प्रमुख मुद्रा थी वो आपकी थी जीतल और टंका, यानी कि चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, ठीक है, किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया। जस्ट अभी हमने बताया क्यों इतना ज़्यादा है जाना, ये देख लेते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा किसका, चांदी का टंका चलाया गया था जो कि 175 ग्रेन का था या भार का, ठीक है। चलो, सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातु के बने थे। फ्रेंड वही चीज़ें आ गई कि किन धातु के बने थे, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा। चांदी और तांबा क्या था, चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था, ठीक है। चलिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, ठीक है। खलीफा फ्रेंड कौन था, जो इस्लामिक जो इस्लाम का जो प्रमुख जो था होता था, जो राजनीतिक प्रमुख होता था, जो धार्मिक प्रमुख होता था, वो उसी को खलीफा कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि पैगंबर के बाद जो धरती पर प्रमुख है, जो पैगंबर के बाद है, वो खलीफा है। तो इससे पूछा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम लिखा गया, अंकित किया गया, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन महमूद शाह। देखो फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी को तो निकाल ही देना। अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा खिलजी वंश फ्रेंड, खिलजी क्रांति कही गई है, कारण राज्य को धर्म से पृथक कर दिया गया था। किसी भी तरह का धर्म का जो था हस्तक्षेप राज्य में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था खिलजी वंश में। और खासकर जब अलाउद्दीन खिलजी आप पढ़ोगे, इसने तो खलीफा से मान्यता तक प्राप्त नहीं की थी, यानी कि जो राजा, जो सुल्तान होता था, वो जब पद पे, जब अपनी गद्दी पर बैठता था तो उस गद्दी की मान्यता को प्राप्त करता था किससे, खलीफा से। इसके लिए वो आवेदन करता था खलीफा से। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पर तो इसने किसी तरह का आवेदन नहीं किया। ये खलीफा पद को तो मानता था, लेकिन खलीफा के द्वारा जो सुल्तान के पद को मान्यता दी जाती थी, इसको इसने स्वीकार नहीं किया था। तो ये तो हटा ही देना, ऑप्शन से ही हटा देना। इस टाइप की चीज़ें हैं, जब खलीफा है और खिलजी हैं तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। आंसर वैसे हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये देखा जाए तो गुलाम वंश का शासक रहता है और इसका जो समय देख लीजिए क्या है, 1242 से लेकर के 1246, 4 वर्षों का शासनकाल रहता है। और इसी के समय में जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे, जो बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा थे, जिनका नाम था अल मुतस्सिल बिल्लाह, ठीक है। क्या नाम था, बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा का नाम क्या था फ्रेंड, अल मुतस्सिल बिल्लाह का नाम इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। किसने, अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने किया। अभी तक हमने प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख लिया। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को भी देखते हैं। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो अलाई दरवाजे का फिर निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसको कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, अलाई दरवाजे को, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी को फ्रेंड कहा जाता है गुंबद निर्माण का पिता। इसके समय में ना बहुत ज़्यादा गुंबद निर्माण करवाया जाता है, तो गुंबद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाई दरवाजे के बारे में अगर बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य फ्रेंड किया गया था वो 1311 में किया गया था, ठीक है, 1311 में। और ये भारत में सही वैज्ञानिक तरीके से, सही वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके जो दरवाज़ा, जो निर्माण कार्य करवाया गया था, वो करवाया गया था प्रथम, मतलब एक तरीके से वो अलाई दरवाज़ा। तो यानी कि जो भारत में सही वैज्ञानिक पद्धति से बना जो प्रथम गुंबद है,
अलाई दरवाजे का ही है, ठीक है। जो इसके ऊपर जो आप दरवाजे को देखा, अलाई दरवाज़ा देखो तो उसके ऊपर एक गुंबद है, ठीक है। तो वो गुंबद जो है वो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके बनवाया गया था और ये पहली इमारत है जहाँ केवल इस्लामिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो और भी देखें तो इसकी जो बनावट वगैरह फ्रेंड है वो घोड़े के खुर के या फिर घोड़े के नाल की तरह इसकी बनावट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अलाई दरवाजे का निर्माण कर 1311 में खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिसको हम गुंबद निर्माण का पिता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। तो किस स्थापत्य कला में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाउद्दीन दरवाजे में, कुतुब इस्लाम मस्जिद में। तो फ्रेंड ये इस्लाम जो हमारा आंसर हो गया, अलाई दरवाजे में घोड़े के नाल के मेहराब का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। और फ्रेंड ये भी ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाजे में ही ये सल्तनत कालीन पहली ऐसी इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, संगमरमर का इस्तेमाल जिस सल्तनत कालीन स्थापत्य में किया गया था वो है आपका अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कुतुब इस्लाम मस्जिद के बारे में फ्रेंड अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद भी है, ठीक है। तुर्क मस्जिद, भारत की पहली जो तुर्क मस्जिद है अगर पूछे तो वो कौन सा हो गया आपका? कुतुब इस्लाम मस्जिद। और इसी के प्रांगण में कुतुब मीनार बनेगा और इसी के आगे देखेंगे तो अलाई दरवाज़ा बनेगा। तो ऐसे याद करो, अलाई दरवाजे से मैंने प्रवेश किया तो कहाँ चला गया? कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार किस प्रांगण में है? कुतुब इस्लाम मस्जिद में है। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही याद होता है, मैं चीज़ों को थोड़ा स्टोरी की तरह माइंड में बनाती हूँ, उसको मगअप करती रहती हूँ। कभी भी बैठ रही हूँ किसी के मतलब अकेले बैठ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो माइंड में ऐसे थोड़ा सा स्टोरी फ्रेम करती रहती हूँ तो मुझे याद हो जाती चीज़ें। आप भी ऐसे क्या करो, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य में योगदान नहीं दिया? यानी कि कई शासकों का योगदान था कुतुब मीनार के निर्माण में। देख लेते हैं किसका किसका था। कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसका निर्माण कार्य शुरू ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से करवाया था, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो हुआ था वो देखा जाए 1199 में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है। चूँकि निर्माण कार्य हो ही रहा था, इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जब शासक बनता है, ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में भी एक शासक था, मैंने नाम बताया था आपको, आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहता है, नाम के अकॉर्डिंग उसका काम रहता है, बहुत आराम टाइप का रहता है। तो उसको जो पराजित किया था किसने? जेज के मैदान में इसको इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया था और फिर गद्दी प्राप्त की थी। तो जब इल्तुतमिश आता है तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाता है, ठीक है। तो लगभग 1200 जो था उसके बाद देखा जाए तो ये जो निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में पूरा किया जाता है, तो ये भी सही है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेंड कुतुब मीनार के निर्माण में किसी भी तरह का योगदान नहीं देता है। उसके बाद देखा जाए फ्रेंड तुगलक वंश का जब शासक तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक, उसने भी इसमें निर्माण कार्य किया। फ्रेंड हमने बताया था कि तुगलक वंश का जो शासक है फिरोज शाह तुगलक, इसके समय में बहुत ही ज़्यादा शहरों का निर्माण होगा, बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करवाए गए। ये PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का भी इसी ने स्थापना करवाया था और PWD को इसने बनवाया था। और ध्यान रखिएगा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और लोक निर्माण कार्य विभाग था, ये बहुत बड़े पैमाने पे इसने निर्माण कार्य करवाया था। और इसने ये भी काम किया था कि जो इसके परवर्ती शासक हुआ करते थे, जो इसके पहले के शासकों के द्वारा जो स्थापत्य निर्माण कार्य करवाया गया था, जो आपके मस्जिद बनवाई गई थी, जो आपके स्थापत्य जो निर्माण करवाया गया था, उनके इसने मरम्मत का भी कार्य इसने करवाया था। इसने ना सिर्फ निर्माण कार्य करवाया बल्कि इसके पहले के शासकों के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया था उसकी भी इसने मरम्मत करवाई, जिसके अंतर्गत इसने कुतुब मीनार जो कि बिजली यानी कि जो ये बिजली के गिर जाने की वजह से इसकी जो ऊपर की मंजिल टूट गई थी, तो उसने उसके ऊपर को मंजिल को बनवाया और साथ ही साथ एक मंजिल और जुड़वा करके इसने 5 मंजिल का कुतुब मीनार बनवाया। आगे जाएंगे तो जब हम लोधी वंश पढ़ेंगे तो उसका एक शासक है, इसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना किया था। उसने भी कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था, ठीक है। सिकंदर लोधी
हमने बताया था कि उसने आगरे का निर्माण करवाया था, ये सब पता होना चाहिए। 1504 में आगरे का निर्माण करवाया, 1506 में उसने राजधानी बनाई, ठीक है। उसी ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो कौन कौन से हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, 4 शासक हैं जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा जो है ये प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें हमें देख लेना है, निम्नलिखित पर विचार करिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। देखिए जो शासक पहले आएंगे ना, अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा तो इसको ऐसे ही लगा लोगे। कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले किया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य, क्योंकि पहले गुलाम वंश आता है, तो अगर हम 3 पे जाते हैं आंसर, तो हम अपना C निकाल दिए, हम अपना D निकाल दिए। एलिमिनेशन मेथड देखिए, 3 अब हमारा 3 है पहले, ठीक है, हमारा ये आना चाहिए। फिर देखा जाए गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है फ्रेंड? खिलजी वंश। खिलजी वंश का कोई भी यहाँ पे स्थापत्य हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद तुगलक का आता है, तो तुगलकाबाद किले का जो निर्माण कार्य करवाया जाएगा वो होगा दूसरे नंबर पे। फ्रेंड इनका जो समय लगभग माना जाता है तुगलकों का क्या था, 1320 से लेकर के, गुलाम वंश पहले जान लीजिए क्या था, 1206 से लेकर के 1290, उसके बाद 1290 से लेकर के 1320 खिलजी, 1320 से लेकर के माना ऐसा जाता है 1414 तक माना जो जाता है वो आपका तुगलक वंश रहता है। उसके ही बीच में आपका तुगलकाबाद का किले का निर्माण। उसके बाद फ्रेंड देखा जाए तो तुगलक वंश के बाद फ्रेंड आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो समय माना जाता है वो कितने कितने तक माना जाता है, लगभग 1414 से लेकर के 1451। और अंत में जो आता है लोधी वंश, जिसका समय देख लीजिए क्या है, 1451 से लेकर के 1526, ठीक है। और यही वो समय, उसी में लोधी गार्डन का निर्माण होता है। और फतेहपुर सीकरी तो फ्रेंड आगरा, अरे जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया जाता है। और अकबर का समय क्या था फ्रेंड, जब हम आगे पढ़ेंगे 1556 से लेकर के 1605, ठीक है, 1556 से लेकर के 1605। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। चलिए नेक्स्ट मैंने बोला था ना 1-2 क्वेश्चन बोनस में मिल जाए तो गुस्सा मत होना, नाराज़ नहीं होना, बल्कि उसको समझना कि ये तो मेरे लिए और अच्छा, जितनी प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन उतना ही आपके पास होगा, ठीक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है, किसने किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? ये महाराणा कुंभा से रिलेटेड है फ्रेंड। उनके अपने विजय स्तंभ से उनकी जो राजनीतिक जानकारी हमें मिलती है उनके संबंधित, महाराणा कुंभा, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, वो हमें कीर्ति स्तंभ से ही प्राप्त होती है। तो किसने किया था? सोमदेव, जत्ता, नाथा, अत्रि कवि। तो किसने किया था फ्रेंड? ये क्या था? अत्रि कवि, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ की बात करें फ्रेंड तो ये मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा कुंभा से संबंधित है। और इस प्रशस्ति में कई लोगों ने योगदान दिया। एक तो आपका अत्रि कवि है ही, और साथ में महेश है, ठीक है। अत्रि कवि के जो पुत्र हैं जिनका नाम है नाया, और साथ में पुंजा, ठीक है, ये भी थे। तो 4 लोगों का इनके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1448। क्योंकि अगर महाराणा कुंभा की फ्रेंड बात करें तो इनका समय देख लेंगे 1433 से लेकर के 1468। फ्रेंड ये वो समय है जब तुगलक वंश के अंतिम शासक के समय में, जो तैमूर लंका जब आक्रमण होता है 1398 में, उसके बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगती है और कई क्षेत्रीय शासक जो होते, कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर के आने लगती हैं। उसी में देखा जाए मेवाड़ रहते हैं, फिर मालवा रहता है, कई ऐसे क्षेत्रीय शक्तियाँ रहती हैं। और फिर बाद में जब जाओगे आगे चल करके जब मुगल आएंगे ना, उसके बाद वो पुनः एक बार संगठित करने का प्रयास करेंगे। तो उसी समय ये जो मेवाड़ के शासक हैं राणा कुंभा, जिनका समय 1433 से लेकर के 1468, तो इन्होंने 1448 में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा था, जिसके रचयिता कौन है? महेश, अत्रि कवि, नाया, पुंजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट है, इसलिए आपको पहले ही बता दे रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? अभी जस्ट हमने बताया राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए लगातार ये आया है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया है, यूपी पीसीएस प्री 2010 में आया है, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? महाराणा कुंभा। जान लो क्यों था, बाकी तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। ये जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण फ्रेंड करवाया गया था
वो महाराणा कुंभा के जो कि हमें राजनीतिक जो उपलब्धियां उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये लोग अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। उसी समय इनका मालवा का एक शासक है जिसका नाम है महमूद खिलजी। याद रखिएगा, महमूद खलजी प्रथम, महमूद खलजी। याद रखिए, खिलजी वंश नहीं है, मालवा पे एक वंश था खलजी वंश, वो भी शासन करता था खलजी नाम से ही, तो महमूद खलजी था, उनसे इनका संघर्ष होता है। ठीक है, महमूद खलजी से, और उसको कहा जाता है कि इन्होंने पराजित किया महमूद खलजी को, और उसी पराजय, उसी विजय की स्मृति में इन्होंने चित्तौड़ में क्या निर्माण करवाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, किन्होंने, महाराणा कुंभा ने। और ऐसा माना जाता है कि जो इन दो के बीच में संघर्ष हुआ था फ्रेंड, वो अनिर्णायक था, क्योंकि इन्होंने आके अपने क्षेत्र में विजय स्तंभ बनवाया जिसका नाम कीर्ति स्तंभ है। उधर मालवा का जो शासक है महमूद खिलजी, उसने भी देखा जाए जो मांडू है, मालवा में जो मांडू था, ठीक है, मांडू में इसने 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया। ठीक है, 7 मंजिला जो इमारत थी वो विजय स्तंभ के रूप में निर्माण करा, क्योंकि इसका कहना था कि इसने राणा कुंभा को पराजित किया। उस विजय उपलक्ष्य में इसने मांडू में 7 मंजिला किले का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ बनवाया, सॉरी, और फिर महाराणा कुंभा ने अपने क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। और ये जो कीर्ति स्तंभ था फ्रेंड, वो 9 मंजिला था, इसने 7 मंजिला बनवाया था, इन्होंने 9 मंजिला बनवाया था। और कितने फीट की ऊंचाई, कितना फीट ऊंचा था, 122 फीट ऊंचा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। और भी बहुत निर्माण कार्य करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा, जैसे कि कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। चित्तौड़ का किला जो है, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। चित्तौड़ किले में फ्रेंड जो कुंभ श्याम मंदिर है, वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और जो कुंभ श्याम मंदिर को फ्रेंड हम मीरा मंदिर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मीरा मंदिर पूछ सकता है कि किसने बनवाया, उस समय ऑप्शन में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा कि महाराणा कुंभा भी इस तरह का कार्य करवाते हैं, लेकिन मैंने क्लास में सब डिटेल में बताया है महाराणा कुंभा के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके द्वारा कई चीज़ों निर्माण कार्य करवाया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आज हमने जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आपका शासन प्रशासन व्यवस्था था, उससे संबंधित हम लोगों ने अप्रॉक्स सभी क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है, अब फिर अभी बाकी के जो शेष क्वेश्चन हैं, खासकर जैसे आपका जो साहित्य से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।